गांव के बाहर एक बहुत बड़ी बेरी थी। दीप को वहां पहुंचने की एक उतावली सी थी। कमीज के ऊपर से बाजू रखकर दीप ने दोनों रोटियों को कस हाथ लगाया हुआ था और फिर वह बेरी के नीचे पहुंच गया। दोनों रोटियों को उसने कमीज के नीचे से निकाल लिया और बेरी के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अंधेरा घना था। दीप रोटियों की ओर देख रहा था। अंधेरे में उसे रोटियों पर पड़े हुए फूल भी नहीं दिख रहे थे, फिर भी वह देख रहा था। फिर दीप को लगा वह संध्या नहीं थी, दोपहर का समय था और वह लड़कों के साथ मिलकर बेरी की सुर्ख बेर तोड़ रहा है। फिर झिझोड़ झिझोड़ कर उसने लड़कों की झोलियां भर दी और बेर चुन चुन कर उसने अपने झोली में भर ली। माँ की आवाज आई, बिना खाए हुए सुबह का निकला हुआ है मेरा फूल कमल, कैसे मुंह मुरझा गया है। माँ मर जाए, रोटी क्यों नहीं खाई। और सभी लड़कों को परे कर माँ ने उसे बेरी के नीचे बैठा लिया। फिर माँ ने अपने दुपट्टे से उसके सिर को ढांप दिया और ओट में लिए बेटे को मक्खन से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने लगी। दीप हैरान था। पहले तो रोटी मक्खन की तरह उसके मुंह में घुल आया करती थी, आज क्या हुआ। लक्कड़ से टुकड़े की तरह रोटी उसके मुंह में चुभने लगी थी। हाथ से माँ के आंचल को हटाते हुए दीप ने माँ से कुछ पूछना चाहा। मैं हूँ दीप। नूरा की चुनरी ढलक कर दीप के मुंह पर आ गिरी। नूरा ने हाथ से उसे पीछे कर दिया। तू? मैं नूरा हूँ। माँ कहाँ है? नूरा चुप कर दी। फिर कहने लगी, तू रो रहा है? नहीं तो, रो तो रहा है। माँ कहाँ है? नूरा फिर चुप रही। तू कहाँ से आई है? मैंने तुझे इधर आते देखा था। तू इतने अंधेरे में यहाँ क्यों आया है? यहाँ भी माँ भी आई थी। यहाँ? हाँ, मैंने खुद देखा है। उसने मुझे दुपट्टे में ले लिया था। तू पागल हो गया है दीप? नहीं तो। यह झोले में क्या रखा हुआ है? रोटी। और नूरा ने हाथ लगाकर देखा, लकड़ी के टुकड़ों की तरह दो सूखी हुई रोटी थी। कहाँ से लाया है? घर से। इतनी सूखी हुई? चाची कहती थी वह माँ के हाथों की पकी हुई है। तूने आज रोटी नहीं खाई? अभी माँ ने दी थी, खाने लगा था। फिर? तू पागल हो गया है? नहीं तो, माँ तो मर गई है। मैंने अभी माँ को देखा था। यूं ही तुझे बहम है दीप। यहाँ आकर माँ तुझे रोटी खिलाया करती थी ना। दीपू ने कुछ न कहा। तूने आज रोटी नहीं खाई ना? मुझे पता है कि तूने कुछ नहीं खाया। और फिर नूरा ने झिझक कर कहा, तू मेरे हाथ की रोटी खा लेगा, हमारे घर की। और फिर नूरा ने अपनी चुनरी में लपेटी हुई नर्म सी दो रोटी निकाली। माँ कोठी पर ईंधन संभाल रही थी। मैं बगैर में से रोटी निकाल कर ले आई हूँ। जगदीश उसी तरह बेरी की टेक लगाकर बैठा हुआ था। उसने एक बार मुंह उठाकर पास खड़ी नूरा की ओर देखा। तू रो रहा है? अंधेरे में भी नूरा को दीप का भीगा हुआ चेहरा दिखाई दिया और वह दीप के पास बैठ गई। फिर उसने अपनी चुनरी से दीप का चेहरा पूछा। थोड़ी सी रोटी खा ले। दीप ने एक कौर ले लिया। किसी को बताना ना, नहीं तो तुझे मार पड़ेगी और मुझे भी मार पड़ेगी। क्यों? हम मुसलमान जो हैं। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं ईश्वर गुस्सा हो जाता है। ईश्वर कोई नहीं होता। दीप ने दूसरा कौर भी ले लिया। ऐसा नहीं कहते। क्यों? ईश्वर गुस्सा हो जाता है तो हो जाए। अरे पगले, ऐसा नहीं कहते। मुझे मालूम है ईश्वर कोई नहीं। तुझे किस तरह से मालूम है? अगर वह होता तो मेरी बात नहीं सुनता। तूने उसे क्या कहा था? मैंने उसे कहा था मेरी माँ को न मारना। तूने उसे कब देखा था? वह दिखाई थोड़े ही देता है, पर उसे सुनाई भी नहीं देता। फिर दोनों चुप कर गए। थोड़ा थोड़ा करते हुए दीप ने नूरा की लाई हुई रोटी खा ली। इन रोटियों का क्या करेगा? नूरा ने दीप की झोली में पड़ी हुई दो सूखी रोटियों को हाथ में लेकर कहा, खाऊंगा। यह खाई थोड़े ही जाती है, पीस कर खा लूंगा। नहीं दीप, फिर? इन्हें बो देते हैं, नूरा ने सोच कर कहा। रोटियां कभी भी उगी हैं नूरी? रोटियां तो नहीं आती, पर हम साथ में बेर का बीज डाल देंगे या आम की गुठली लगा देंगे, फिर बेरी में रोटियों का रस आ जाएगा। बात तो ठीक है नूरा। दीप जैसे उछल पड़ा और फिर कहने लगा, चल फिर बोन। अभी कैसे बोएंगे? एक गड्ढा खोद लेते हैं। खुरपा तो कोई नहीं है, मैं हाथ से खोद लूंगा। बीज भी तो कोई नहीं,
आम भी कोई नहीं, बट वृक्ष की टहनी तोड़कर लगा देते हैं, पर उसका फल क्या खाएंगे? न सही बड़ा हो जाएगा, उसकी छाया बन जाएगी। चलो आगे सावन का महीना भी आ रहा है। परसों माँ कहती थी वर्ष की ऋतु में बीज बोए तो बड़ी जल्दी फूट जाते हैं। इसके लिए जगह कौन सी अच्छी होगी नूरा? जो तू कहे। धर्मशाला के पीछे थोड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ मैंने नहीं जाना। क्यों? वहाँ लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर क्या हुआ? मैंने उसका नाम नहीं सुना। फिर तू बता कहाँ बोए? तेरे घर के पीछे भी तो बहुत जगह है। हाँ है तो। चल वहाँ चलते हैं। चल, मैं रोज वहाँ पानी भी दे दिया करूंगी। जगदीश ने एक बट वृक्ष से वह टहनी तोड़ ली जिसकी गांठें फूटी हुई थी। नूरा ने दोनों रोटियां उठा ली और दोनों नूरा के घर के पीछे पहुंचे तो नूरा ने कहा, तू यहाँ ही बाहर ठहर, मैं हौले से जाती हूँ, घर से खुरपा ले आती हूँ, साथ में पानी का लोटा भी। छोटे से बट को 3रा साल लग गया। नूरा को 12वां और जगदीश को 13वां। और कोई ऐसा भी दिन आता जब हवा के झोंके से बट के पास खड़े जगदीश को बिल्कुल वही महक सी आती जो माँ की छाती से लगकर उसे माँ के जिस्म से आती थी। और जगदीश हैरान सा नूरा को पास बुलाकर कहता, इसके पत्तों को सूंघ कर दे, इनमें सचमुच माँ के हाथों की खुशबू आती है। नूरा हंस देती, हमने माँ के हाथों की बनी रोटियां बोई थी ना। एक दिन दीप घर गया। आंगन में बैठी चाची सूत अटेर रही थी। सलाइयों में अटकाए हुए वो सूत के गोले पीतल की छलनी में गेंद की तरह खेल रहे थे, पर एक लंबा गीत गाती चाची की आवाज भरी हुई थी, उड़ते हुए जाना कागा बैठ ना जाकर मेरे मायके। चाची ने दीप को देखकर थाली में रोटी डाल दी तो चाची की आंखें भर आई। क्यों चाची, तेरा मन ठीक नहीं है? ठीक हूँ दीप। नहीं चाची, कुछ तो बात जरूर है। चाची का दिल छलक पड़ा और दीप ने रोटी छोड़ दी। तू रोटी खा ले फिर बताऊंगी। नहीं चाची, पहले बता फिर रोटी खाऊंगा। नहीं, पहले रोटी खाएगा तो बताऊंगी। दीप ने कहना मान लिया और रोटी खा ली। कहा, अच्छा अब बता चाची। चाची फिर छलक पड़ी और दीप को अपनी झोली में बिठाकर कहने लगी, तेरा मामा परसों से मिन्नत कर रहा है कि तू उसके शहर में जाकर पढ़े। यहाँ तू 3 कोस का रास्ता तय कर स्कूल जाता है, धूप में आते हुए तेरा मुंह कुम्हला जाता है। और कौन सी कक्षा में है तू? 9वीं कक्षा में हूँ चाची। तू शहर जाकर क्यों नहीं पढ़ता? लाहौर कहते हैं बहुत बड़ा शहर है। मुझे तो भाई ने कितनी बार बुलाया है, मुझसे जाना नहीं हो सका। शायद तेरे बहाने मैं भी कभी आ जाऊंगी। तू कहती है तो मैं शहर चला जाता हूँ। और फिर दीप ने चाची के गले में बाहें डाल दी। फिर चाची को रोज कहाँ से मिलूंगा? मुझे चाची की तरह रोटी कौन खिलाएगा? मैं मर जाऊं दीप। चाची में एक माँ बोल रही थी, तूने मेरे हाथ के कितने दिन खाने हैं? क्यों चाची, सुना है शाह जी तेरी नई माँ ला रहे हैं दीप। नई माँ? दीप ने कुछ नहीं कहा। दोनों भाई अलग होने जा रहे हैं, शाह का चौका अलग और हमारा अलग। अगर तू बाहर जाकर पढ़े, वहाँ इंसान बन जाएगा। यहाँ गांव में तो इंसान मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है। अच्छा चाची, फिर एक बात और है दीप। क्या चाची? तेरी माँ के कपड़े मैंने किसी को नहीं देने। मेरी बहन के कपड़े। कितने चाव से उसने सुच्चे कपड़ों का ट्रक भरा हुआ था। कोई सूट किनारी वाला है और कोई तिल्ले वाला। एक पल्लू तो पूरा सितारों से जड़ा हुआ है। वह कहा करती थी, मैंने सितारों से जड़ा हुआ पल्लू दीप की बहू के लिए रखा हुआ है। शाह चाहे एक की जगह 7 औरतें ले आए, मैं किसी को ये कपड़े छूने नहीं दूंगी। तेरे चाचा से कहकर मैंने संदूक की चाबी ले ली है, वह चाबी तू संभाल ले दी। मैं क्या करूंगा चाची, तू ही रख ले। अगली रात दीप को एक सपना आया। उसने और नूरा ने मिलकर जो बट लगाया था, वह बट इतना ऊंचा हो गया था। कितने नर्म और घने पत्ते थे। दीप उस बट के नीचे अकेला बैठा हुआ था और फिर किसी के पैरों की छन छन होने लगी। दीप ने चौंक कर देखा, एक परी उसके सामने खड़ी हुई थी। दीप की आंखें चौधिया गई। परी के गले में सितारों के कपड़े थे और फिर वह खिलखिलाकर हंसती। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।